हेलो डियर स्टूडेंट, सर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन, जो आप सब कल पढ़े थे उसके आफ्टर वीडियो है और उसके बाद वाला पढ़ना है। कल आप सब पढ़े थे, जैसे चित्र के माध्यम से बता रहे हैं कल क्या पढ़े थे, उसके पश्चात आज क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं ऐसे 3 खाका कल लिया गया था, ऐसे 3 राउंड सर्किल, और तीनों सर्किलों को ऐसे मिला दिया गया था ऐसे। और पहले सर्किल में क्या था, ठोस था, ऐसे ठोस, और इसमें क्या था, द्रव था, और इसमें गैस था। तो कल जो आप लोग अध्ययन किए थे वह यह था कि देखिए, किसी भी ठोस का द्रव में बदलना, किसी भी ठोस का द्रव में परिवर्तन का अध्ययन किए थे, यानी कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाई है, कल गलना कहलाता था अथवा गलन। अब देखिए, द्रव से गैस में परिवर्तन, द्रव से गैस में परिवर्तन, वाष्पन या क्वथन, यह प्रक्रिया पढ़ लिया है। अब देखिए, गैस से ठोस में बदलना यानी दृढ़ीकरण, यह भी हो गया है। आज उसके सेम अपोजिट यह सर्किल ऐसे चलेगा, यह सर्किल ऐसे चलेगा, ध्यान दीजिएगा। आज यह सर्किल ऐसे चलेगा यह सर्किल, यानी कि आज पढ़ेंगे ठोस से गैस में बदलना, ठोस से गैस में बदलना। तो यह प्रक्रिया देखिए ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ध्यान दीजिए, पढ़ना है आप सब ठोस से गैस में बदलना। तो ठोस से गैस में बदलना यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब देखिए, गैस से द्रव में बदलना, गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन। देखिए, आप सब बातें कम कीजिए कृपया करके, समझिए, इसमें आप लोगों को आवाज ना आए। अब ये द्रव से ठोस में बदलना, द्रव से ठोस में बदलना मतलब कोई द्रव है वो ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो उसे जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना, जमुना। देखिए, इसे क्या कहते हैं? जमुना, जमुना। अब देखिए, या तो इसी को हिमीकरण कहते हैं, अथवा इसी शब्द को आप हिमीकरण भी कह सकते हैं, हिमीकरण। और देखिए, धीरे विद्यार्थियों में इसमें ध्यान समझें, कल के रिवर्सिबल या रिएक्शन है। कल आप सब पढ़े थे सीधा वाला, जैसे इसके अपोजिट पढ़े थे। अपोजिट का मतलब देखिए, आज डायरेक्शन तीर ऐसे है, इसका तीर ऐसे, कल यह प्रक्रिया ऐसे पढ़े थे। आज ये सर्किल ऐसे चला है, उल्टे, यानी वामावर्त चल रहा है। कल दाहिने वर्त से पढ़े थे, यानी दक्षिणावर्त ऐसे पढ़े थे, आज यह ऐसे चल रही है। तो देखिए, आज पढ़ेंगे ठोस से गैस में बदलना, यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन होती है, अर्थात ऊर्ध्वपातन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद गैस से द्रव में बदलना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है, इसका अध्ययन करेंगे। और द्रव से ठोस में बदलना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जमुना कहलाती है। यानी कोई भी द्रव जब ठोस में बदलता है तो वह प्रक्रिया जमुना या हिमीकरण कहलाती है। तो एक एक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराएंगे आप लोगों को। तो देखिए, उम्मीद है डायग्राम समझ में आएगा। जिन विद्यार्थियों को यह डायग्राम समझ में आया होगा वही इस मैटर को समझ पाएंगे। देखिए, अब मैटर क्या, आप ध्यान समझें। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन होता क्या है, ध्यान दीजिए। ऊर्ध्वपातन, पहला इसमें का हेडिंग है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ध्यान दीजिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन यहाँ से क्लियर होगा आप लोग का। बताएंगे, जब किसी ठोस को आप गर्म करते हैं, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं अथवा ताप देते हैं तो वह ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, बताएंगे जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी वह ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यह जो पदार्थ है, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। बताएंगे हम, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, आप समझ बोलिए, आवाज आएगी उसमें। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, देखिए ठोस को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अगर आप लोगों का ध्यान बोर्ड पे रहेगा तो उम्मीद है समझ जाएंगे। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए, ध्यान दीजिए, बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अभी भी जिन विद्यार्थी ने समझना, ध्यान दीजिए, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब सब विद्यार्थी ध्यान दें, बताएंगे ऊर्ध्वपातन होता क्या है।
देखिए 2 नंबर में आप में 9th में आता है, क्लास 9th में 2 नंबर का ऊर्ध्वपातन। तो आप क्या बताएंगे ऊर्ध्वपातन होता क्या है? तो देखिए यहाँ देख लो, जब ठोस गैस में बदल रहा है तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया हो रही है। तो इसको डायरेक्ट परिभाषित कैसे करेंगे? तो आप बताएंगे जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जो ऐसे पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? तथा ऐसे पदार्थों को बताएंगे, तथा ऐसे पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो ठोस से गैस में बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो ठोस से गैस में बदल जाए। ठोस से किस में बदल जाए? गैस में। गैस में परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित हो जाए। ऐसे पदार्थ जो ठोस से डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट मतलब ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तित, द्रव में परिवर्तित ना हो, इसे आप क्या कह देंगे? ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातक। ध्यान दीजिएगा, पूछता है परीक्षा में ऊर्ध्वपातक पदार्थ क्या है, इनके एग्जाम्पल बताइए। ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं। अब देखिए ये देखिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्लास 9th में 2 नंबर का पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है क्लास 9th के दृष्टि से। आप बताएंगे ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो आप बताएंगे डायग्राम के माध्यम से। देखिए इस डायग्राम को ध्यान में रखकर बताएंगे जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो बिना द्रव में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। और ऐसे पदार्थ जो ठोस से गैस में बदलेंगे उन्हें क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं या कहते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ या पदार्थ छूट गया है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। अदान इसका एग्जांपल क्या है? ऊर्ध्वपातज का एग्जांपल उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ऊर्ध्वपातज पदार्थ उदाहरण विकल्प में पूछता है, विकल्प में पूछता है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा ऊर्ध्वपातज पदार्थों का? तो आप सब कपूर का नाम सुने होंगे। कपूर पहले ठोस अवस्था में रहता है, जब उसको जलाते हैं क्या बन जाता है? डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कपूर। तो कपूर को कर्पूर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्पूर। कर्पूर को तुरंत आप जलाएंगे तो तुरंत ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए। देखते हैं कपूर जलाने पर उसके स्थान पर कागज का राख मिलता है, उस कपूर का राख नहीं मिलता है, कागज का, अर्थात गैस में वो कपूर बदल गया। अब देखिए दूसरा इसका एग्जाम्पल आप नैप्थलीन को ले सकते हैं। नैप्थलीन भी ऐसा पदार्थ होता है, कपूर की तरह होता है वो भी। इसको भी जलाएंगे डायरेक्ट तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए और तीसरा एग्जांपल नौसादर जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। आप अमोनियम क्लोराइड वो भी कपूर की तरह होता है, उसको भी जलाएंगे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस रहेगा, जिसे अमोनियम क्या कहते हैं? क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र कौन विद्यार्थी बताएंगे? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। और इसे अमोनियम क्लोराइड के एक नाम और देते हैं, कौन सा नाम कहते हैं? नौसादर। क्या कहते हैं? इसी को अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? नौसादर कहते हैं। क्या कहते हैं? नौसादर। देखिए ध्यान समझिए, तो ये 3 एग्जांपल किसके हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। तीनों क्या होते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। डायरेक्ट गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाएंगे? गैस में, अर्थात कपूर को, नैप्थलीन को और अमोनियम क्लोराइड को। और देखिए जो चौथा एग्जांपल आप लोगों का होगा यहाँ लिख रहे हैं, चौथा एग्जांपल उदाहरण नंबर 4। उदाहरण जो 4, अगर आप आयोडीन का नाम सुने होंगे तो आयोडीन का नाम सुनबे किए हैं? आयोडीन भी क्या होता है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ। तो उसे ठोस आयोडीन लेंगे तो उसको जलाएंगे डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो आयोडीन क्या होता है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है। ऊर्ध्वपात जिसका सूत्र क्या होता है? I2 होता है। I2। तो ठोस अगर आयोडीन लेते हैं, ठोस आयोडीन, तो उसको आप जलाएंगे डायरेक्ट किसमें बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। तो ठोस से गैस में जो बदलेंगे उन्हें क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातज पदार्थ कह देंगे। तो ध्यान समझिए, इतना प्रक्रिया समझ के हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला स्टेप बढ़े, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब आप सब यह वाला प्रक्रिया पढ़ चुके हैं, पढ़ना यह प्रक्रिया यानी गैस से द्रव में परिवर्तन। गैस से द्रव में परिवर्तन सेकंड प्रक्रिया। गैस से द्रव में परिवर्तन, जिसे संक्षिप्त में क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? संघनन। ध्यान दीजिए, संघनन क्या होता है? संघनन किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे जब गैस के मॉलिक्यूल्स को अत्यधिक उच्च दाब देते हैं और निम्न ताप देते हैं। देखिए दाब देंगे और ताप कैसा देंगे? निम्न।
यानी ताप निम्न होना चाहिए, गैस से द्रव में बदलेंगे, और दाब अधिक होने चाहिए। जैसे आप जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, गैस के कण ऐसे ध्यान दीजिए, गैस के कण ऐसे दूर 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 ऐसे रहेंगे, ऐसे नहीं गैस के मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये कण हम गैस के कण, और गैस के कण कैसे होते हैं और दूर दूर, कहाँ हैं, दूर दूर, ध्यान दीजिए गैस के कण है और ये कैसे हैं, दूर दूर है। तो आप जानते हैं गैस के कण दूर दूर है, तो यहाँ पर इसको प्रेशर देंगे, प्रेशर माने प्रेशर का दाब, तो इसे दाब देंगे, मॉलिक्यूल से पास में, ये देखिए इधर से मान लीजिए दाबते हैं, प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, यहाँ प्रेशर देंगे इधर से, और इधर से भी क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, प्रेशर, और देखिए प्रेशर इधर से भी देंगे, ठीक है, इधर से प्रेशर देंगे, और टेम्परेचर देखिए प्लस, इधर से भी प्रेशर देंगे, प्रेशर सभी ओर से मिलेंगे, प्रेशर देखिए यहाँ सब प्रेशर, लेकिन ध्यान समझिए एक कंडीशन लो टेम्परेचर पे होती है, यहाँ पर क्लियर लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर, यानी यह प्रक्रिया सब निम्न ताप पर होती है, यानी दाब अधिक देंगे और ताप अत्यंत निम्न करेंगे। ताप निम्न करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एग्जांपल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो अगर ताप कम रहेंगे और प्रेशर ज्यादा देंगे तो गैस हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन की गैस आपस में मिलेंगे, मिलकर क्या बना लेंगे, पानी यानी द्रव बना लेंगे, द्रव बना लेंगे ना, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। बताएंगे अत्यंत दाब व निम्न ताप की सहायता से और ध्यान दीजिए की सहायता से क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल को द्रव में बदलना, गैस के कण को पास पास करके द्रव के कण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है, संघनन कहलाती है, संघनन कहलाती है। संघनन क्या होता है, तो बहुत आसान डिफिनेशन है। संघनन किसे कहेंगे, तो आप बताएंगे गैस के अणु को या मॉलिक्यूल्स को अत्यंत प्रेशर दे करके यानी दाब दे करके और उसका टेम्परेचर लो करके आप उनके गैस के मॉलिक्यूल्स को पास ला कर क्या बना देंगे, द्रव के मॉलिक्यूल्स यानी द्रव के कण बना देंगे, द्रव के अणु बना देंगे, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संघनन कहलाएगी। यह प्रक्रिया कंडेंसर में होता है, कंडेंसर यही करता है, कंडेंसर क्या कहता है, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ठंडा करके पानी बना देता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। तो उम्मीद है समझेंगे। अब इसका एग्जांपल समझिए, इसका उदाहरण, जैसे उदाहरण हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन गैस है, कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और ये कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। अब इनको क्या करेंगे, अत्यंत दाब देंगे, तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, जैसे चित्र में माध्यम समझिए, जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए H2 है और ये क्या है, O2 है, H2 है, O2 है, O2 H2 और ये क्या है, H2। ध्यान दीजिए इनमें धीरे धीरे बल लगेगा, जब पास में दाब देंगे तो आपस में जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ना चाहेंगे, ऐसे जुड़ेंगे और जुड़ी क्या बन जाएंगे, एक स्थिति आएगा ऐसे बन जाएंगे, ध्यान समझिए ऐसे दिखाई दे रहा है, यस सर। देखिए ऐसे हो जाएंगे, यानी जल के अणु बना लेंगे, किसके अणु हो जाएंगे, जल के
यही प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ध्यान दीजिए, पहले ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग रहेंगे और इनको जब प्रेशर देंगे तो हाइड्रोजन के गैस के अणु और ऑक्सीजन गैस के अणु मिलकर आपस में जल के अणु बना लेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर इनका हो जाएगा। किनके अणु हैं? जल के अणु। ऐसे जल बन जाएंगे, यही प्रक्रिया संघनन कहलाती है। अब संघनन क्या होता है तो आप बताएंगे, गैस में से द्रव में परिवर्तन होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। अब कैसे होता है तो आप बताएंगे, अत्यंत दाब व निम्न ताप की सहायता से गैस के कणों को द्रव के कणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। जैसे चित्र में दिख रहा है आप लोगों को। अब इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम जमुना वाला पढ़ा रहे हैं, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सर एक क्वेश्चन है, चलिए अब देखिए अगला है, आप सब ठोस से गैस में बदलना सीख चुके हैं। कौन सी प्रक्रिया होती है? ऊर्ध्वपातन। और पदार्थ ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहलाते हैं। और गैस से द्रव में परिवर्तन भी पढ़ लिया, जिसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अब द्रव से ठोस में परिवर्तन अर्थात जमना या हिमीकरण पढ़ेंगे। तीसरा जो है आपका जमना या हिमीकरण है। दोनों शब्द एक ही है, देखिए जमना या हिमीकरण। हिमीकरण मतलब जमना या बर्फ होना। हिम मतलब होता है बर्फ, हिमीकरण मतलब बर्फीला होना यानी जम जाना। तो देखिए द्रव से ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है। बताएंगे द्रव से ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है। ध्यान समझिए, बताएंगे द्रव से ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही हिमीकरण कहलाती है। अब इसमें कंडीशन क्या रहता है? इसमें भी दाब दिया जाता है, इसमें भी ताप को कम किया जाता है। इस कंडीशन में बताएंगे उच्च दाब व निम्न ताप। उच्च दाब व निम्न ताप के सहायता से, तुम बच्चों को बोल दीजिए शांत हो जाए, के सहायता से उच्च दाब और निम्न ताप की सहायता से द्रव के कणों को पास लाकर ठोस के कणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे जमना या हिमीकरण कहलाती है। जमना या हिमीकरण कहलाती है। जमना या हिमीकरण कहलाती है। बताएंगे उच्च दाब व निम्न ताप की सहायता से द्रव के कणों को पास लाकर ठोस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण या जमना कहलाती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाए? उदाहरण देखिए, जैसे क्या होता है, हम जल की बात करते हैं। जल मतलब H2 यानी द्रव है। क्या है? जल क्या है? द्रव। और इसके कणों को पास लगा हम बर्फ बना देते हैं। बर्फ में देखिए इसमें क्या करते हैं? इसमें निम्न ताप मतलब अब जल को क्या करते हैं? ऐसे मान लीजिए जल है, किसी पात्र में रख लेते हैं, उसे फ्रिज में रख देते हैं या कहीं रख देते हैं। तो इसका डिग्री जब देखिए, जब इसका ताप लो होता है, जल 25 डिग्री सेल्सियस पे सामान्य रहता है। अब 25 डिग्री सेल्सियस से ये कम हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, तुरंत क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। एक जल क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाता है। यानी टेम्परेचर क्या होगा? लो। लेकिन दाब इसमें थोड़ा अधिक लगा, दाब लगा, प्रेशर लगा, जिससे मॉलिक्यूल्स आपस में आकर के जुड़ गए और जुड़ के क्या बन गए? ठोस के कण बन गए। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जमना या दृढ़ीकरण कहलाती है। तो देखिए हिमीकरण, सॉरी, जमना या हिमीकरण कहलाती है। बताएंगे उच्च दाब और निम्न ताप की सहायता से द्रव के कणों को पास ला करके ठोस के कणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण या जमना कहलाती है। एग्जाम्पल में याद दे देंगे, अगर नहीं कुछ कहने आए इतना इस चित्र को देख करके कह देंगे कि द्रव को ठोस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जमना कहलाती है, हिमीकरण कहलाती है। इतना समझ गया ना? अब देखिए अब कुछ यहाँ डायग्राम हम बना रहे हैं जिससे आप लोगों को सहायता मिलेगी। पर इसे नोट कीजिए और इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ डायग्राम बनाएंगे हो गया। अब देखिए, आइए ध्यान दीजिए, आप सब जितना पढ़े हैं उसका शॉर्ट ट्रिक वाला रिवीजन बता रहे हैं, जिससे आप लोगों को कुछ और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो शॉर्ट रिवीजन ध्यान दीजिए, शॉर्ट रिवीजन क्या क्या आप सब पढ़े हैं उसका शॉर्ट रिवीजन दे रहे हैं। देखिए शॉर्ट रिवीजन में आप देखे हैं पहला कंडीशन, चित्र के माध्यम समझा रहे हैं। कंडीशन नंबर 1, देखिए हम बदलना है ठोस से, पहला नंबर ठोस से गैस, इधर ठोस लिखना है, इधर गैस। देखिए 2 तीर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा,
एक ठोस से इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। क्या तीर क्या दिखा रहा है कि ठोस से गैस में बदलेगा, तो और गैस से ठोस में बदलेगा। तो उस प्रक्रियाओं का नाम आप लोगों को बताना है। देखिए ठोस से गैस, ठोस से गैस, ध्यान दीजिए, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए ऊर्ध्वपातन, बीच में पढ़िए नहीं, आप सब सुनिए बस। ठोस से गैस बदलना, ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। हो गया। देखिए गैस से ठोस में बदलना ये क्या कहलाता है? देखिए दृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण, गैस से ठोस, बहुत मार मारेंगे आप, क्या पढ़ रहे हैं? दृढ़ीकरण, गैस से ठोस में बदलना दृढ़ीकरण अथवा निक्षेपण, निक्षेपण। अब ध्यान दीजिए, इससे कुछ आइडिया मिलेगा। ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होती है। और देखिए अब देखिए गैस से ठोस में बदलना, तीर ध्यान दीजिए, गैस से ठोस में बदलना यानी कि यहाँ पर क्या कहलाता है? निक्षेपण या दृढ़ीकरण। ये पहला कुछ आइडिया मिला होगा इस चित्र से। अब सेकंड वाला, अब सेकंड वाला ध्यान दीजिए, अब सेकंड वाले ध्यान देंगे। अब ये अब द्रव से, देखिए द्रव से ठोस, द्रव से ठोस, यहाँ के यह एरो और यह एरो, ये दोनों एरो का बहुत महत्व है। देखिए द्रव से ठोस में बदलना, द्रव से ठोस में बदलना, इसे जमना कहते हैं या हिमीकरण कहते हैं। जमना या हिमीकरण, हिमीकरण, इसे फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग कहते हैं। और ध्यान दीजिए, और इसे अब ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए ठोस से द्रव, ठोस द्रव में बदल रहा है तो कौन प्रक्रिया होगी? वाष्पीकरण, गलना, वाष्पीकरण करा है, गलना या गलन, गलना या गलन। ठोस बर्फ रहता है, गल के पानी बनता है तो उसे गलना नहीं कहते हैं। तो ये सब नहीं जानते हैं सब। अब देखिए अब तीसरा कुछ आइडिया मिलेगा तीसरा चित्र से, ध्यान दीजिए। अब द्रव और ठोस की बात हो गई, अब द्रव और गैस की। इधर द्रव ले रहे हैं, इधर गैस, द्रव और गैस। अब देखिए तीर, देखिए द्रव से गैस बनना, द्रव से, द्रव से गैस बनना, द्रव है उसे बॉयल करके गैस बना रहा है। क्वथन या वाष्पन, क्वथन या वाष्पीकरण, वाष्पन, क्वथन या वाष्पन। क्या हो गया? अब ये गैस से द्रव में बनना, गैस के मॉलिक्यूल संघनित होकर द्रव बन जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। एकदम बच कर रहिए लोगों, संघनन। अब देखिए जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया, अब ध्यान समझिए। देखिए द्रव से गैस से बदलना क्वथन या वाष्पन, और गैस से द्रव में बदलना संघनन, यह प्रक्रिया। इससे कुछ आइडियाज मिले होंगे, या तीनों प्रक्रियाओं का उल्लेख है। या तो त्रिभुज भी याद कीजिए या यह भी याद कीजिए। ठीक है, त्रिभुज से भी आइडिया मिलते हैं आप लोगों को, त्रिभुज से कितना आसानी तरीके से याद कर लेते हैं, और इस तरीकों से। तो इसके साथ लीजिए, इतना शॉर्ट डिवीजन था, इसके साथ लीजिए। अब देखिए कुछ विद्यार्थियों को इन सब के इंग्लिश में दिक्कत होती है। इंग्लिश क्या होता है? बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश नहीं लिखाते, ध्यान दीजिए इंग्लिश में। ऊर्ध्वपातन का इंग्लिश क्या होता है? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का इंग्लिश क्या होता है? तो सब्लिमेशन आप बताएंगे, क्या बताएंगे? सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन का इंग्लिश होता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन का इंग्लिश क्या होता है? सब्लिमेशन। और ध्यान दीजिए, और दृढ़ीकरण का इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश सभी विद्यार्थी याद करेंगे, दृढ़ीकरण या निक्षेपण। निक्षेपण का इंग्लिश क्या होता है? निक्षेपण। देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है? तो डी सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन वाला इसके अपोजिट होता है, तो डी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन और डी सब्लिमेशन। अथवा इसे क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं, डिपोजिशन, डिपोजिशन। देखिए इसे डिपोजिशन कहते हैं अथवा डिसब्लिमेशन कहते हैं। और देखिए अब यहाँ पर इस शब्द के बाद जमुना, जमुना का इंग्लिश क्या होता है? जमुना। देखिए जमुना या हिमीकरण का इंग्लिश एक ही होता है, हिमीकरण। इसका होता है फ्रीजिंग। क्या होता है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जमुना या हिमीकरण। अब जिन विद्यार्थियों को इंग्लिश में डाउट होगा इतना पूछ लेंगे। अब देखिए गलना, गलना का इंग्लिश होगा क्या? देखिए तो मेल्ट होता है। गलना का इंग्लिश क्या होता है? मेल्टिंग, मेल्टिंग।
गलना का इंग्लिश क्या होता है? मेल्टिंग। अब देखिए क्वथन, क्वथन का इंग्लिश क्या होता है? बॉइलिंग। जितना मैंने लिखा है नोट कर लीजिए। क्वथन का इंग्लिश क्या होता है? बॉइलिंग करना पड़ेगा। बॉइलिंग सभी याद करेंगे। क्वथन का इंग्लिश क्या होता है? बॉइलिंग। और देखिए वाष्पन का इंग्लिश क्या होता है? वाष्पन का इंग्लिश क्या होता है? ऑपरेशन राइजेशन कर सकते। ऑपरेशन, ऑपराइजेशन क्या होता है? ऑपराइजेशन वाष्पन का इंग्लिश। अब देखिए अब संघनन का इंग्लिश क्या होता है? संघनन का यहाँ लिख रहे हैं, जगह नहीं है। संघनन ध्यान दीजिए। संघनन का इंग्लिश होता है कंडेंसन। कंडेंसन, कंडेंसन। संघनन का इंग्लिश क्या होता है? कंडेंसन। तो देखिए लगभग सभी इंग्लिश लिखवा दिए हैं। गणना का मेल्टिंग, क्वथन का बॉइलिंग, वाष्पन का ऑपरेशन, संघनन का कंडेंसन, और ऊर्ध्वपातन का सब्लिमेशन, और दृढ़ीकरण निक्षेपण का डिसब्लिमेशन अथवा डिपोजिशन, और जमुना या ह्यूमिकरण का फ्रीजिंग। और देखिए अब आता है गलन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन शब्द का इंग्लिश एक और होता है। गलन का इंग्लिश होता है लेटेंट। देखिए ध्यान समझिए, गलन का दो इंग्लिश होता है। लेटेंट मतलब भी क्या होता है? गलन। लेटेंट मतलब भी क्या होता है? गलन। लेटेंट मतलब क्या होता है? जैसे लेटेंट मतलब होता है गुप्त। ध्यान दीजिए, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए एक मीनिंग याद कर लीजिए, गुप्त। यहाँ गुप्त शब्द आएगा तो गुप्त का मतलब क्या होता है? लेटेंट होता है। ध्यान दीजिए लेटेंट मतलब गुप्त। और इसका इंग्लिश क्या होता है? हाइड भी होता है। हाइड जिसे मतलब छिपना कहते हैं। गुप्त मतलब होता है लेटेंट या गुप्त। ठीक है, गुप्त मतलब क्या होता है? गुप्त का इंग्लिश लेटेंट बताएंगे अथवा हाइड बताएंगे। तो इतना मीनिंग याद है, इस चैप्टर को इंग्लिश में आप आसानी समझ सकते हैं। जैसे अब देखिए गुप्त का इंग्लिश होगा लेटेंट, हाइड अथवा हाइड। अब गलन का इंग्लिश होगा मेल्टिंग। अब देखिए गलन की गुप्त ऊष्मा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? गलन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा का इंग्लिश क्या होता है? गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, हाँ देखिए ध्यान समझिए। गलन, गलन का इंग्लिश मेल्टिंग होता है। और गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट, गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब भी गलन होता है। ध्यान दीजिएगा, गलन का इंग्लिश फ्यूजन भी होता है। क्या होता है? फ्यूजन। गलन का इंग्लिश क्या होता है? फ्यूजन। तो आपको लिखा हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। क्योंकि गलना का इंग्लिश क्या होता है? देखिए गलना का इंग्लिश मेल्टिंग होता है, लेकिन गलन का इंग्लिश फ्यूजन होता है। गलन का इंग्लिश क्या होता है? फ्यूजन। ध्यान दीजिए, गलना का इंग्लिश क्या होता है? मेल्टिंग। गलना क्रिया है तो उसका इंग्लिश क्या होता है? मेल्टिंग। और गलन, गलन का इंग्लिश क्या हो जाएगा? फ्यूजन। गलन का इंग्लिश क्या हो जाएगा? फ्यूजन। अब कोई पूछे गलन की गुप्त ऊष्मा का इंग्लिश क्या होगा? और ऊष्मा का इंग्लिश क्या होता है? हीट। ऊष्मा का इंग्लिश क्या होता है? हीट। और देखिए ऊष्मा का इंग्लिश होता है हीट। अब ध्यान दीजिए, अब जिन विद्यार्थी डाउट है, ऊष्मा का इंग्लिश होता है हीट, तो कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है गलन की गुप्त ऊष्मा। ऐसा हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ ऑपरेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो बताएंगे लेटेंट हीट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इतना इंग्लिश यदि आपको तैयार है, और ये तो जानते हैं सॉलिड होता है, गैस होता है, लिक्विड होता है, इतना जानते हैं तो आपको सीबीएसई बोर्ड में भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए इतना, इसके साथ लीजिए।